A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस एमसीक्यू सीरीज का सेट नंबर 22. सो लेट्स स्टार्ट. इस सीरीज में हम लोग जो है वो रिवाइज कर रहे हैं साइंस को थ्रू एमसीक्यूज. मैं आपको बहुत अलग अलग तरीके के एमसीक्यूज आपको दिखा रही हूँ, जो कि आपको कुछ एमसीक्यूज जो हैं उसमें से दे आर फॉर्म्ड बाय मी एंड सम ऑफ द एमसीक्यूज दे हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जाम्स. तो जो पहले वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो कुछ न्यू क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं उससे आपको बिल्कुल एक तो आप रिवाइज करेंगे और दूसरा आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के सवाल जो है वो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिविजन पर्पज के लिए डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को भी देखना, उन सब लेक्चर्स को देखना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, तो उन सब का लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. तो इस सेट का सवाल नंबर फर्स्ट जो है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है. ये जो सवाल है ये यूपीएससी द्वारा 2019 में पूछा गया है. इस सवाल में आपसे पूछा गया, व्हाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन क्लाउडी नाइट्स. इसमें पूछा गया कि जब बादल वाला दिन होता है तो ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती हैं. ये आपसे सवाल पूछा गया कि जिस दिन जो ओस की बूंदें बनती हैं वो बादल वाले दिन में क्यों नहीं बनती. तो इसके 4 कारण बताए गए हैं कि क्लाउड्स एब्जॉर्ब द रेडिएशंस रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस. जो बादल हैं वो अर्थ से जो रेडिएशंस निकलती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. क्लाउड रिफ्लेक्ट्स बैक द अर्थ रेडिएशन. क्लाउड जो है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं जो रेडिएशन अर्थ से निकल रही है. द अर्थ सरफेस वुड हैव द लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट एंड द क्लाउड डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू ग्राउंड लेवल. ये 4 आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं कि जो क्लाउड्स हैं या तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस आती हैं, या तो उन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को वापस भेज देते हैं, या तो जो तीसरा स्टेटमेंट है कि अर्थ की सरफेस जो है वो का जो टेम्परेचर है लो होगा ऑन क्लाउडी नाइट्स. चौथा है कि क्लाउड डिफ्लेक्ट्स द ब्लोइंग विंड टू द ग्राउंड लेवल. ये आप मुझे बताइए सोच के कि इसमें से कौन सा जो है सही जवाब है. बहुत अच्छा सवाल है. मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये अर्थ है तो अर्थ के ऊपर जो है एटमॉस्फेयर है. तो अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो शॉर्ट जो वेवलेंथ वाली जो रेडिएशंस होती हैं, शॉर्ट वेव वाली, उनको अंदर आने देता है. लेकिन जब वो अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो अर्थ जो है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को रिलीज करता है. ठीक है. तो वो जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस जब रिलीज होती हैं, तो क्योंकि ये लॉन्ग वेव होती हैं तो ये एस्केप नहीं करेंगी बाहर, और जिसको हमने क्या बोला था, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोला था. अब बात आती है बादलों की. ये तो है एटमॉस्फेयर की बात. अब बादल क्या कर रहे हैं. अब ये जो बादल का कवर बन जाता है, ये कोई ना कोई उसमें से एक काम करता है. तो ये बादल का जो कवर है ये उन रेडिएशंस को डिफ्लेक्ट बैक कर देता है. तो जो बादल है, अगर किसी अर्थ की सरफेस पे बादल रहेंगे तो क्या होगा, जो वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस निकलेंगी बाहर, अगर ये अर्थ की सरफेस है उससे टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस बाहर जाएंगी और वहां पे बादल हैं, तो वो क्या करेंगे, उसको एक मिरर के जैसे वापस डिफ्लेक्ट कर देंगे अर्थ की तरफ. वो रेडिएशन बाहर एस्केप हो ही नहीं पाएंगी. तो क्योंकि ये रेडिएशन बाहर एस्केप नहीं हो पा रही है, बादलों की वजह से और ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है. ग्रीन हाउस गैसेस तो हैं ही एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, बट बादलों ने एक एडिशनल काम करना भी शुरू कर दिया. इससे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होगा, गर्म रहेगा. ड्यू पॉइंट जो होता है, ड्यू जो होती है, जब ड्यू बनती है, ड्यू मतलब जो एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर है वो कंडेंस होके बूंदों के रूप में आपको दिखाई देता है. जो भी सरफेस होगी नीचे अर्थ पर, उस सरफेस के ऊपर वो कंडेंस हो जाएगा. ड्यू क्या है, ये भी एक तरीके का प्रेसिपिटेशन है, एक तरीके की बारिश है. जब वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द ग्राउंड और ऑन द ऑब्जेक्ट नियर द ग्राउंड इन अ प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर. तो जो क्या होती है, पत्तों के ऊपर आपको दिखाई देगी, सड़क पे आपको दिखाई देगी, घास पे दिखाई दे जाएगी, कोई और मेटल का सरफेस आपने बाहर छोड़ दिया, उसके ऊपर आपको ओस दिखाई दे जाती है. तो जो फेवरेबल वेदर होता है ओस फॉर्मेशन के लिए, ड्यू फॉर्मेशन के लिए, वो क्या होता है, स्काई का क्लियर होना जरूरी है, लाइट विंड, हल्की हल्की हवा चलती रहे, सॉइल के अंदर मॉइस्चर होना जरूरी है, एंड लो नाइट ड्यू पॉइंट डिस्पर्शन. ये सारे जो हैं होना जरूरी है. तो ड्यू कब फॉर्म होती है, व्हेन द टेम्परेचर बिकम इक्वल टू द ड्यू पॉइंट. जो टेम्परेचर है अर्थ का वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा. उस पॉइंट पे जो है ड्यू फॉर्मेशन होगी. तो दिस ऑफन हैपेंस फर्स्ट एट द ग्राउंड लेवल फॉर 2 रीजन. 2 रीजन से ग्राउंड लेवल पे क्यों होता है, क्योंकि जो लॉन्ग वेव एमिशन होता है अर्थ का
जो सरफेस कूल हो जाती है रात को, क्योंकि अर्थ जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को रिलीज कर देती है, तो वो क्या हो रहा है, वो हो गया क्लाउड ने क्या कर दिया उसको प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग एज इट रिफ्लेक्ट्स द अर्थ रेडिएशन बैक, वो दोबारा से उनको वापस भेज देता है। तो कंडेंसेशन के लिए जरूरी क्या है कि टेम्परेचर गिर जाए, लेकिन क्योंकि क्लाउड जो है रेडिएशन को वापस भेज रहे हैं तो उसकी वजह से क्या है, गर्म रहती है। आपने ये भी देखा होगा जो क्लाउडी नाइट्स होती हैं वो क्लियर नाइट्स के कंपैरिजन में गर्म होती हैं, उसका कारण भी यही है क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को वापस से भेज दे रहे हैं अर्थ पर, उसको बाहर एस्केप नहीं करने दे रहे हैं, तो जितनी भी हीट है वो वहां पे ट्रैप हो गई है। दूसरी क्या बात है, जो सॉइल होगी उसके अंदर मॉइस्चर होना जरूरी है। सोर्स ऑफ ड्यू, मॉइस्चर कहाँ से आएगा, ठंडा होना जरूरी है। तो आपने ये चीज नोट की होगी कि आपको जो कोहरा और ड्यू जो है वो फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी, खेतों में जहां पे पानी दिया जा रहा है वहां पे ज्यादा मिलेगी। ठीक है, वार्म एंड मॉइस्ट सॉइल विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ड्यू। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो ड्यू फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ऑल्दो हम इसी टॉपिक को ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सीरीज में भी पढ़ेंगे, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे उस टाइम पे भी पढ़ेंगे, बट ये साइंस है इसके पीछे कि हो क्या रहा है, रेडिएशन जो है वो बाहर एस्केप नहीं कर पा रही है, इसीलिए ड्यू फॉर्मेशन हो गया अर्थ के सरफेस पे। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये ड्यू फॉर्मेशन दिखाया गया है। अगला सवाल जो आपको दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर, उसमें आपसे पूछा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है जो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम होती है, बिसाइड ऑक्सीजन द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। ऑक्सी हाइड्रोजन जो फ्लेम होती है जिसको आपने देखा होगा वेल्डिंग वगैरह करने के काम आती है, वो जो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम है उसके अंदर क्या यूज होता है, सामने ही लिखा हुआ है हाइड्रोजन ही लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन ही होगा एक साथ में गैस। तो बट ऐसे क्वेश्चन, इतने सीधे क्वेश्चन आते हैं तो भी आप लोग सोच में पड़ जाते होंगे कि भाई सामने तो इसका आंसर दिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं होगा, बट ऐसा ही है। कई बार सीधा दिमाग ही चलाना पड़ता है, बहुत ज्यादा दिमाग को अपना इधर उधर दौड़ाने की जरूरत नहीं है, जवाब तो सामने ही पड़ा है। आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी क्या होती है कि सवाल का जवाब जो है आपकी नजरों के सामने है, आपको बस बताना है कि कौन सा सही जवाब है। तो इसमें क्या है, ऑक्सी हाइड्रोजन में क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस का कॉम्बिनेशन होता है। काम कैसे करती है ये हम देख लेते हैं। तो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम क्या होती है, फ्लेम जिसके अंदर कंबशन होता है, हाइड्रोजन का कंबशन हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो दोनों का एक कंबाइंड फॉर्म डाला जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है वो बर्न होना शुरू हो जाती है। इसमें होता क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर चला जाता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रेडिली बर्न होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और साथ में क्या बन रहा है, वाटर बनता जाता है। ठीक है, तो जो गैशियस मिक्सचर है जनरली उसको हम यूज करते हैं 2:1 पे, 2 हाइड्रोजन लेते हैं 1 ऑक्सीजन लेते हैं, बट क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए 4:1 और 5:1 का भी रेशियो लिया जाता है। कहाँ पे आपको ये देखने को मिलती है ऑक्सी हाइड्रोजन, वेल्डिंग मेटल्स में, ग्लास में और थर्मोप्लास्टिक, ये सब के जब आप काम करेंगे, उनकी कटिंग वेल्डिंग करेंगे तो उस टाइम पे ये टॉर्च यूज की जाती है। ये देखिए ये वाली टॉर्च यूज हो रही है, ये आपने देखी होगी बहुत बार, ये ऑक्सी हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है इसमें। तो बहुत सीधा सवाल था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था इस सवाल पर। ऑक्सी हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन वहां पे जा रहा है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना। हाँ, अगर इसका डिफिकल्टी लेवल मुझे बढ़ाना होता तो मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन में देती विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज अवेलेबल इन ऑक्सी हाइड्रोजन अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन, तो मैं आपको दे देती सिर्फ ओनली 1, ओनली ए, या फिर मैं आपको देती ए एंड सी, ए बी सी, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते। बट सिंस थोड़ा सा सिंपल रखा है हमने इस सवाल को। नेक्स्ट जो सवाल है वो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, वो पूछा गया है ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, ये बिहार पीसीएस में पूछा गया था 2018 में, तो ट्राइग्लिसराइड के बारे में पूछा गया था। अगेन एनसीईआरटी का सवाल है। मैंने आपको जब एनसीईआरटी पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन कहां पर होता है, क्या होता है ये एक तरीके का क्या है, प्रोटीन है, ये कार्बोकार्ब्स है, फैट है, मिनरल है, कोई भी नहीं है इसमें से, क्या है। देखो बिहार पीसीएस का आप एक पिक्यूलियर केस देखेंगे कि बिहार पीसीएस एक ई ऑप्शन तक भी दे देता है। अब जब एक ई ऑप्शन और बढ़ जाता है ना तो क्या हो रहा है, आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ जाता है। उसके अंदर एक चीज और लिखी होती है, नन ऑफ द अबव भी लिखा होता है, या ऑल ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव ज्यादा लिखते हैं बिहार पीसीएस में, तो इससे क्या हो गया, डिफिकल्टी लेवल और बढ़ गया। आपको 5 में से छांटना है, पहले आपको 4 में से छांटना था, अब 5 में से छांटना है कि सही जवाब क्या है। तो आप याद करिए ट्राइग्लिसराइड के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको सबके बारे में बताया था। प्रोटीन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, उसका जो बेसिक यूनिट है वो होता है अमाइनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या होता है, CHO का ये कॉम्बिनेशन यूज होता है। मिनरल्स अलग अलग तरीके के होते हैं। फैट का जो ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो फैट है। ओके, हमने पढ़ा था
एनसीईआरटी में। तो ऑप्शन सी इज द राइट जवाब। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? एक टाइप ऑफ फैट है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर ये मिलता है। कब बनता है? हमने कोई फैट का इंटेक किया और वो हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाई है, हम काम नहीं कर रहे हैं, हम बस सिर्फ बैठे हुए हैं, हम खा रहे हैं और हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही, कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं कर पा रही, तो फैट कहाँ से करेगी? तो कार्बोहाइड्रेट्स भी यूटिलाइज नहीं किया, फैट भी नहीं किया, तो फैट क्या होगा? फैट स्टोर हो जाएगा हमारी बॉडी में इन फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, फैट सेल्स के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। और लोग क्या होते हैं? मोटे होना शुरू हो जाते हैं अगर वो उससे ज्यादा खा रहे हैं जितना उनकी बॉडी यूटिलाइज कर पा रही है। तो पतले होने का सबसे ईजी जो तरीका होता है ना, तरह तरह की दवाइयां वगैरह कुछ भी खाने की जरूरत नहीं, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, वो समझ लो। आपकी बॉडी की एक्टिविटी कितनी है, एक्टिविटी कितनी है और आपका फूड इंटेक कितना है, बस उसको दोनों को सही कर लो। आपकी बॉडी, ट्रस्ट मी, माल नरिशमेंट में नहीं जाएगी जब तक आप खाते रहोगे। माल नरिश्ड बॉडी तब होती है, या तो माल नरिश्ड मतलब फैट वाले लोगों की बॉडी भी माल नरिश्ड हो सकती है, क्योंकि वो क्या करते हैं? एक ही तरीके की चीजें खा सकते हैं। माल नरिशमेंट, उनके अंदर प्रोटीन की कमी हो सकती है, उनके अंदर विटामिन की कमी हो सकती है, बी सी विटामिन जो कि पानी के अंदर मिलके बाहर निकल जाते हैं बॉडी से। तो जरूरी नहीं है कि कोई इंसान मोटा दिखाई दे रहा है तो वो माल नरिश्ड नहीं हो सकता, वो भी माल नरिश्ड हो सकता है, मतलब वो भी डेफिशिएंसी हो सकती है उसके अंदर किसी ना किसी तरीके के न्यूट्रिएंट्स की। तो आपको पतले होने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आपकी एक्टिविटी कैलकुलेट कर लो, आप कितना काम करते हो फिजिकल, और दूसरी बात फिर आप अपना देख लो खाना कितना खा रहे हो। अगर आप मोटे हो रहे हो तो इसका मतलब ज्यादा खा रहे हो, तो अपने फूड को कट करो। 4 रोटी खाते हो तो 3 कर दो, 3 खाते हो तो 2 कर दो, 2 खाते हो तो 1.5 कर दो, 1 कर दो, और थोड़ा सा रिड्यूस करके बैलेंस डाइट, मैंने आपको पढ़ाया है क्लास 6 और 7 में, बैलेंस डाइट को इंक्लूड कर लो अपने फूड में और कम खाओ थोड़ा, तो आप पतले रहोगे। क्योंकि पतले होना सिटीज का कम से कम बहुत बड़ा इशू हो गया आजकल। ओके, तो इस सवाल का जवाब था ट्राइग्लिसराइड आपको कहाँ मिल रहा है? फैट्स के अंदर मिल रहा है। तो ठीक है, फैट का, इसका ट्राइग्लिसराइड का जो कॉम्पोजिशन है आप देख सकते हैं, एक साइड पे ग्लिसरॉल है, 3 फैटी एसिड चेन्स हैं, राइट, ये आपको समझ में आ गया। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, प्योर नाइट्रिक एसिड के बारे में पूछा गया सवाल है। तो प्योर नाइट्रिक एसिड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि प्योर नाइट्रिक एसिड जो है उसका कौन सा कलर होता है, रेड कलर होता है, पिंक होता है, ब्लू होता है कि कलरलेस होता है। अगेन एनसीईआरटी का सवाल, नाइट्रिक एसिड एक इंपॉर्टेंट एसिड है, क्यों है हम अभी बात करेंगे। तो अब बताइए, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था इसको कि नाइट्रिक एसिड जो है उसका कलर कैसा है। उसका कलर जो है, अगर आपको याद है तो आपको समझ में आ जाएगा, उसका कलर होता है कलरलेस अगर वो प्योर है। अगर नाइट्रिक एसिड खराब हो जाता है तब उसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू होता है। अगर नाइट्रिक एसिड सही है तो उसका कलर कलरलेस रहेगा। तो जो नाइट्रिक एसिड है उसको हम क्या कहते हैं? एक्वा फॉर्टिस भी कहा जाता है नाइट्रिक एसिड को, एक्वा फॉर्टिस एंड स्पिरिट ऑफ नाइटर, स्पिरिट ऑफ नाइटर भी कहते हैं हम इसको, एक्वा फॉर्टिस भी कहते हैं नाइट्रिक एसिड को। ये क्यों इसका यूज होता है? इट इज अ हाईली कोरोसिव मिनरल एसिड है, ये प्योर कंपाउंड इज कलरलेस, बट अगर ये खराब हो जाता है तो इसका येलोइश कलर आ जाएगा। ये ऐसा येलोइश कलर क्यों आएगा? डीकंपोजिशन हो जाएगी इसकी इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसका जो कमर्शियली अवेलेबल नाइट्रिक एसिड है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन होती है 68% तक। तो केमिकल फॉर्मूला जो है नाइट्रिक ऑक्साइड का वो है HNO3, और उसका यूज क्या हो सकता है? उसके अलग अलग तरीके के यूज होंगे। वो अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस करने में यूज होता है, फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, प्लास्टिक, डाई, इन सब के अंदर यूज होगा। एक इंपॉर्टेंट यूज है इसका एक्सप्लोजिव्स बनाने में एज DNT। और कहाँ पे यूज होता है? जो रॉकेट लॉन्च होता है उसके अंदर जो लिक्विड फ्यूल है उसके रूप में इसका यूज होता है। प्योर फॉर्म में इट इज यूज टू रिमूव द वार्ट्स, जो स्किन के ऊपर वार्ट्स हो जाते हैं, अलग से स्किन की जो एक्सटेंशंस निकल आती हैं किसी किसी की स्किन के ऊपर, उसको रिमूव करने के लिए भी इसका यूज होता है। और साथ में इसका यूज किस में होता है? केमिकल डोपिंग एजेंट इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका यूज भी होता है। तो ये एक बहुत ही स्पेशल तरीके का एसिड है नाइट्रिक ऑक्साइड, तो इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला सवाल जो है सवाल नंबर 5, वो बीपीएससी में, वही फिर से बिहार PCS में पूछा गया सवाल है। कब पूछा गया था? 2018 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया, करेक्ट स्टेटमेंट बता दो। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वायलेट लाइट, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वायलेट लाइट, वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज मोर देन ग्रीन लाइट, वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज मोर देन येलो लाइट, नन ऑफ द अबव। अब अगर आपको मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन वाला टॉपिक याद है, जो मैंने एनसीईआरटी में भी पढ़ाया है और मैंने MCQ सीरीज में भी आपको 2-3 बार पढ़ा दिया है, तो आपको वो पूरा स्पेक्ट्रम याद रखना था। मैंने आपको ये कहा था जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो आपको पूरा लर्न करना है। एक तरफ आप उसको लगा लीजिए,
एक तरफ मैंने आपको बोला था या तो बढ़ती हुई वेवलेंथ की तरफ आप इसको लगा लीजिए, तो मैंने आपको इसी तरीके से उसी ऑर्डर में लर्न करने के लिए कहा था। मैंने कहा था 4-5 बार आप उसको रिपीट करेंगे तो आपको याद रह जाएगा। ओके, वो आप देख लीजिए, जिसको भी याद नहीं है आप मेरे पुराने सेट में जाके निकाल के देख लेना। अब बात होती है विबग्योर। विबग्योर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है। विबग्योर एक फॉर्मूला होता है जिससे कि आप विजिबल स्पेक्ट्रम को याद रखते हैं, वॉयलेट इस तरफ रहेगा और रेड लाइट इस तरफ रहेगी। तो उसको क्योंकि मैंने आपको बताया था आप बढ़ती हुई वेवलेंथ से याद रखिए, तो आपको याद आ जाएगा बढ़ती हुई वेवलेंथ, तो वॉयलेट की जो रेड की जो वेवलेंथ है वो वॉयलेट से ज्यादा होती है। ये एकदम करेक्ट जवाब है, एकदम आसान सवाल था, सिर्फ उनके लिए जिनको की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का फंडा उन्होंने अपने दिमाग में रट लिया था, ठीक है। उनके लिए बहुत आसान था, जिनको ये पता नहीं था उनके लिए डिफिकल्ट सवाल था। तो अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो वॉयलेट लाइट क्या होगा, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, अगर इस तरफ बढ़ रहे हैं तो वॉयलेट से इस तरफ जाएंगे तो रेड लाइट की वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। दूसरी बात, एक चीज और आप समझ लीजिए, रेड लाइट की क्योंकि वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है तो डेंजर जो साइन होते हैं उसके ऊपर रेड लाइट लगाई जाती है ताकि दूर से नजर आए। आपने देखा होगा आपकी इंडिकेटर की लाइट भी रेड लाइट होती है, कोई और लाइट नहीं ली जाती है गाड़ी में। क्यों 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 ऐसा किया जाता है, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो दूर तक वो नजर आ जाएगी, कोहरे में भी नजर आ जाएगी, दूर तक नजर आती है हमको। इसीलिए रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होना ही उसका एक अप्लाइड पार्ट है। रटना आपको कोई जरूरत नहीं है, बस आपको विबग्योर याद होना चाहिए, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसको हम विबग्योर के नाम से याद रखते हैं। वॉयलेट इंडिगो आता है बीच में ना, इसके अंदर इंडिगो मिसिंग है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। ओके, एनीवेज, तो आप जो है इसको याद रखिए विबग्योर को, ये यहाँ पे दिया हुआ है विबग्योर, ठीक है। तो इसमें वेवलेंथ जो है बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगी। मैंने आपको ये भी बता दिया, ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यहाँ पे फिर से दिया गया है, यहाँ पे आप इसको याद रख सकते हैं। कहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फिट होता है, यहाँ फिट होता है, तो आप इसको बढ़ती हुई वेवलेंथ के नाम से इसको याद रख सकते हैं। एक एक कोई निमोनिक मत बनाइए, विबग्योर के लिए हमने निमोनिक बना रखा है बट इसके लिए कोई निमोनिक बनाने की जरूरत नहीं है। 4-5 बार इस ऑर्डर को आप पढ़ लीजिए। गामा रेज सबसे लास्ट में आएंगी तो गामा रेज की सबसे बड़ी वेवलेंथ होगी और बाकी की वेव्स इधर रहेंगी, रेडियो वेव्स, ठीक है। आसान सवाल, बहुत अच्छा सवाल था। लेकिन अगला सवाल जो है सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, एनसीईआरटी का सवाल है फिर से। विच ऑफ दीज इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है ह्यूमन बॉडी की, ये पूछा जा रहा है। क्या वो पिट्यूटरी है, क्या वो लिवर है, क्या वो थायराइड है, या वो एड्रिनल ग्लैंड है। ये आपसे सवाल पूछा गया था, लिवर है, थायराइड है, एड्रिनल ग्लैंड है या पिट्यूटरी है। मैंने आपको, ये एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत बार आपको अच्छे से समझाया है, जब हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे, हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे थे, मल्टीपल टाइम्स आपको ये मैंने समझाया है आपको। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका जवाब पिट्यूटरी है या एड्रिनल है या थायराइड है या लिवर है। ये सब पहले तो उनको ही पता होगा कि जिनको पता होगा कि लिवर जो है इसका सही जवाब उसी को पता होगा कि जिनको ये पता होगा कि ग्लैंड है लिवर, ऑर्गन के साथ साथ ये ग्लैंड का काम भी कर रहा है, राइट। तो इसका सही जवाब लिवर है। तो ये बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में, जिसका वेट 1.5 kg तक हो सकता है। लिवर के जो होते हैं बाइलोब्ड हो सकता है, अडल्ट मैन में लिवर जो है बाइलोब्ड होता है, कभी कभी ट्राइलोब भी हो सकता है, वो एक एक्सेप्शन होगी, वो सिक्रीट करता है बाइल। ये सारी चीजें हमने अपनी एनसीईआरटी सीरीज में बहुत अच्छे से पढ़ी थी। और क्या बात है, लिवर क्योंकि लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, स्पॉन्जी मांस होता है। जो खास बात यह है, लिवर की पोजीशनिंग क्या है, लिवर जो होगा हमारी राइट साइड पे पोजीशन रहता है। लिवर स्प्लिट इनटू लेफ्ट एंड राइट लोब। अगर लिवर में क्या होता है, हिपैटोसाइट्स जो होती हैं, सेल्स ऑफ द लिवर, उनको हिपैटोसाइट्स कहा जाता है। यूनिक पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एनी लिवर इंजरी। अगर हमारे लिवर को कोई इंजरी हो जाती है तो वो जो सेल्स हैं वो दोबारा से उस पार्ट को ठीक कर सकती है। ओके, सम ऑफ द फंक्शंस, लिवर के फंक्शन क्या होते हैं। लिवर जो है कैरी करता है मेटाबॉलिज्म, कैरी आउट करता है क्या, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स। किसकी वजह से हो पा रहा है, बाइल सिक्रीट करता है, तो ये बाइल जो है वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। रिस्पॉन्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सक्रीट कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन, ड्रग्स एंड हार्मोन्स। ये एक्सक्रीशन में भी काम आ रहा है। देखिए, फैट के मेटाबॉलिज्म में भी बिलीरुबिन का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर लिवर कभी खराब होता है तो हमारा फैट वाला मेटाबॉलिज्म भी खराब हो जाता है और हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इन दोनों का कोरिलेशन है, मैंने एनसीईआरटी पढ़ाते वक्त भी आपको समझाया था। वाइटामिन जो है वो भी स्टोर होते हैं लिवर के अंदर। ये क्या करता है, प्लाज्मा प्रोटीन भी सिंथेसाइज करता है, एल्ब्यूमिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर, डीऑक्सीफाइड द ब्लड एंड प्योरीफाइज इट। पीनियल ग्लैंड जो होती है उसके साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। पीनियल ग्लैंड जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है ऑफ अवर बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है, लिवर। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, पीनियल ग्लैंड।
इट इज लोकेटेड एट द डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में हमारे वो रहती है, वो होगी पीनियल ग्लैंड। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर है, सबसे छोटी ग्लैंड पीनियल ग्लैंड है। तो जो सबसे लार्जेस्ट लिवर है ऑर्गन, उसके सारे फंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आपको जरूर जरूर से पता होना चाहिए। जब भी आप किसी चीज के फंक्शंस पढ़ते हो ना, प्लीज को रिलेशन में पढ़ा करो। मैंने आपको जब भी एनसीईआरटी सीरीज में पढ़ाया तो मैंने आपको एक दूसरे के साथ को रिलेट करके पढ़ाया है। जब आप को रिलेट करके पढ़ोगे तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, तभी आप सवालों को सॉल्व कर पाओगे। सवाल कौन से सॉल्व करने हैं आपको? सवाल थोड़े से हाई लेवल के करने हैं, आप सीधे वन लाइनर्स तो करने नहीं है ना। फिर आता है सवाल नंबर 7। ये सवाल नंबर 7 जो है ये वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में है। ये एफडीए द्वारा 2019 में पूछा गया वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में सवाल था। वर्मी कंपोस्टिंग किसकी वजह से होती है? सॉइल की वजह से। सॉइल के अंदर जो फौना है प्रेजेंट, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, या अर्थवॉर्म्स की वजह से हो रही है, या फंगस की वजह से हो रही है, इंसेक्ट्स की वजह से हो रही है। एनसीईआरटी का सवाल, सीधा सीधा आसान सवाल। वर्मी कंपोस्टिंग में हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं अर्थवॉर्म। तो बहुत ही सीधा सवाल था। ये कहाँ से हमने लिया था? ये हमने एनसीईआरटी का सवाल है, इन्होंने भी यहीं से उठाया था। बहुत आसान सवाल। वर्मी कंपोस्टिंग में होता क्या है, अब आप ये समझ लो। वर्मी कंपोस्टिंग मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ा रही थी तो बहुत डिटेल में पढ़ाया था। उसके अंदर क्या किया था हमने, जिसमें वॉर्म्स लिए थे हमने, अर्थवॉर्म। उन्होंने जितना भी हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल वाला वेस्ट था, जो भी हमारे फील्ड से निकलता है, फार्म से निकलता है, जिसके अंदर एनिमल एक्सक्रीटा भी होगा, जिसके अंदर रेजिड्यूज भी होंगे प्लांट्स के, हमारी फसलों के रेजिड्यूज होंगे, ह्यूमस लाइक जो मटेरियल होगा, सारा का सारा ऑर्गेनिक होना चाहिए, प्लास्टिक नहीं डलेगा उसके अंदर। उस सारे के सारे ऑर्गेनिक जो मटेरियल है उसको हम वॉर्म्स वहां पे डाल दिए जाते हैं, जानबूझ के। और वॉर्म्स, वैसे तो अर्थ के अंदर अर्थवॉर्म पहले से रहते हैं, लेकिन क्योंकि हमें उसको फास्ट करना होता है तो अर्थवॉर्म्स को वहां पे इंड्यूस कर दिया जाता है। उसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो वो फटाफट से क्या करेंगे, डीकंपोजिशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। अलग अलग स्पीशीज ऑफ वॉर्म्स को यूज किया जाता है, रेड विंगलर्स को यूज किया जाता है, व्हाइट वॉर्म्स को यूज किया जाता है, अर्थ वॉर्म्स को यूज किया जाता है, तरह तरह के वॉर्म्स को यूज किया जा रहा है। और जो डीकंपोस्ट होगा उसके अंदर वेजिटेबल्स, फूड वेस्ट, बेडिंग मटेरियल सब कुछ आता है जो कि ऑर्गेनिक है। तो जो वर्मी कंपोस्ट है उसके अंदर क्या होता है, कंटेन्स वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स एंड इज एक्सीलेंट न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। फिर आपको इसमें यूरिया वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। वर्मी कंपोस्ट की वजह से जो कंपोस्ट तैयार हो रहा है, वर्मी कंपोस्ट, उसको आप अपने खेतों में सीधा डाल सकते हैं। ये एक ऑर्गेनिक तरीके का फर्टिलाइजर है जो कि बहुत बहुत बेहतर होता है ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर से। तो वर्मी कंपोस्ट जो है ट्रीटमेंट ऑफ सुएज ट्रीटमेंट में भी काम आता है। जब हमने सुएज ट्रीटमेंट की बात की थी, जो उसके अंदर से जो स्लज निकलता था, जिन लोगों ने मेरा क्लास अटेंड किया है, जो स्लज निकलता था, ऑर्गेनिक वेस्ट जो सॉलिड होता था, उसको भी वर्मी कंपोस्ट किया जाता है और उसको यूज किया जाता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की तरह। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग से सिर्फ और सिर्फ ये सब चीजें रिमूव नहीं होती, उनके पैथोजेंस भी रिमूव हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 8, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, एनसीईआरटी का सवाल है, किडनी जो है, ह्यूमन किडनी एक दिन के अंदर कितना ब्लड फिल्टर कर सकती है। देखो, अब आप सोचोगे कि ये हमको रटना है, बिल्कुल रटना है जी आपको। ये कितना लीटर जो ब्लड है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय ह्यूमन किडनीज इन वन डे। 24 घंटे के अंदर ह्यूमन किडनी कितना लीटर ब्लड को फिल्टर कर देती है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका अप्लाइड पार्ट मैं आपको बताऊंगी जवाब में। ठीक है, तो जिन लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ रही थी उनको तो बताया था मैंने अपने एनसीईआरटी के बीच में कि कितना लीटर ब्लड है, क्या वो 150 लीटर है, 100 लीटर है, 300 लीटर है, 180 लीटर। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है ये 180 लीटर का जो है ब्लड उसको फिल्टर करती है। तो जो किडनीज होती हैं ये हमारी 24 घंटे काम करती हैं बिना रुके। जब से हम बॉर्न हुए, जब तक हम रहेंगे अर्थ पर, हर टाइम काम कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं, फिल्टर कर रही हैं हमारे ब्लड को। तो किडनी वर्क राउंड द क्लॉक टू फिल्टर 180 लीटर ऑफ ब्लड को वो फिल्टर करती हैं ईच डे। उसके साथ साथ ये क्या करती है, 2 लीटर का टॉक्सिन्स, वेस्ट एंड वाटर इन द प्रोसेस ऑफ, इन दिस प्रोसेस वो 2 लीटर के बराबर, 1.5 से 2 लीटर के बराबर टॉक्सिन्स और वेस्ट को निकाल देती है इन फॉर्म ऑफ यूरिन, जिसको हम पास करते हैं। साइमल्टेनियसली जो किडनी होती है फ्लूइड लेवल को भी बैलेंस करती है, हार्मोन्स भी रिलीज करती है। एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन है जो हमारी रेड ब्लड सेल्स के प्रोड्यूस करने में बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं कोरिलेशन आपको बता रही हूँ, आपको याद रखना है। किडनी जो है कैन रिमूव 20 से 28 लीटर ऑफ वाटर पर डे, बट दे कैन नॉट एक्सक्रीट मोर देन 0.8 to 1 लीटर पर आवर। ये है इसका अप्लाइड पार्ट। ये इसका अप्लाइड पार्ट है कि भाई ये इससे ज्यादा एक्सक्रीट नहीं कर सकती किडनी। आप वो फिल्टर कर लेंगी, लेकिन इससे ज्यादा एक्सक्रीशन जो होगा
नहीं कर पाएंगे। ड्रिंकिंग मोर देन दिस कैन बी हार्मफुल। तो 0.8 से 1 लीटर पर आवर जो है एक्सक्रीट कर पा रही है किडनी, बाहर निकाल पा रही है। तो इससे ज्यादा अगर आप पी रहे हैं पानी तो हेल्दी किडनी फिल्टर अबाउट हाफ अ कप ऑफ ब्लड एवरी मिनट। तो इतना ये फिल्ट्रेशन करती हैं। तो अगर आप एक्सेस में पानी पीते हैं, 6 से 8 लीटर जो पानी आपको बताया जा रहा है वो वही रेंज बताई जा रही है कि जिसमें हमारी किडनीज अच्छे से काम करेंगी। अच्छे से काम करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको बम्बार्ड कर दो। किडनी की एक अपनी लिमिट है। अगर आप उसको उससे ज्यादा फिल्ट्रेशन के लिए पानी दे दोगे, पानी पियोगे, तो फिल्ट्रेशन बढ़ेगा ना, मतलब आपके ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होगा, वो सारा मैकेनिज्म मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो अगर आप उससे ज्यादा काम करवाएंगे तो किडनीज जो है हमारी खराब भी हो सकती हैं। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक दूसरी बात मैं आपको और एडिशनल बता देना चाहती हूँ, क्योंकि प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म भी किडनी में जाके होता है, तो प्रोटीन के केस में भी ये बात अप्लाई होती है। थोड़ा सा कम प्रोटीन खाना जो होता है वो चल जाएगा, लेकिन अगर आप एक्सेस ऑफ प्रोटीन का इंटेक करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपकी किडनीज भी डैमेज हो सकती है। एक्सेस ऑफ पानी पीने से भी आपकी किडनीज में डैमेज हो सकती है। ओके, ह्यूमन किडनी का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है। उसके स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था रीनल कॉर्टेक्स होगा, रीनल मेड्यूला होगा अंदर, और ये सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, यू कैन रीड इट। किडनी जो होती है उसका कौन कौन से क्रूशियल फंक्शन होते हैं, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, फिल्टर मिनरल्स फ्रॉम द ब्लड, वेस्ट मटेरियल वहां से निकलता है, क्रिएटिंग हार्मोन। तो ये सारे के सारे जो है किडनी के फंक्शंस हैं, यू कैन रीड दैट। सवाल नंबर 9 जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द एलिमेंट which shows variable valency। अब ये पूछा गया था सेक्रेटरीट असिस्टेंट एग्जाम 2018 में पूछा गया है ये सवाल। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वेरिएबल वैलेंसी जो है वो कौन से इसमें से एलिमेंट की होती है। पहले तो वैलेंसी का मतलब क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। कोई भी एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन और हीलियम उसका एक्सेप्शन है, जिनके फर्स्ट जो शेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। बाकी के जितने भी शेल्स फॉर्मेशन होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, किसकी बात कर रही हूं मैं, ये एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, और ये पूरा का पूरा एक एटम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर चक्कर काट रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो चक्कर में काटते हैं उनकी शेल्स बनी हुई है, पहली शेल, फिर दूसरी शेल, फिर तीसरी शेल। तो पहली शेल के अंदर 2 आते हैं, बाकी सबके अंदर 8 आते हैं। तो ऑक्टेट उसको अपना कंप्लीट करना पड़ता है स्टेबल स्ट्रक्चर रखने के लिए। तो इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि मल्टीपल वैलेंसी शो कर सकता है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है। डायरेक्टली हमने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा था इसको, बट इनडायरेक्टली हमने इसको पढ़ा था। तो इसका जवाब बताइए आप। तो इसका जवाब है आयरन। कैसे होता है ये, अब आप ये देख लीजिए। आयरन, कॉपर, निकिल एंड टिन आर ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये सारे के सारे। जो फेरस, जो आयरन जो है वो फेरस ऑक्साइड भी बना सकता है। आयरन एग्जिबिट अ वैलेंसी ऑफ +2 भी एग्जिबिट करता है, कभी कभी +3 भी होती है इसकी वैलेंसी, +3 और +2। मतलब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर भी कर सकता है, 3 को भी कर सकता है। दिस इज टर्म्ड वेरिएबल वैलेंसी, हैंस आयरन वैलेंसी शोज वेरिएबल वैलेंसी। मतलब ये 2 भी शो करेगा और 3 भी शो करेगा। होता क्या है, Fe अगर 2 पॉजिटिव है इसकी वैलेंसी, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको देने हैं, तो इसको बोलेंगे नॉन मैग्नेटिक होगा ये, और ये इसको बोला जाएगा फेरस। और अगर Fe 3 पॉजिटिव शो करता है तो इसको हम बोलेंगे फेरिक, राइट। तो आयरन का जो एटॉमिक नंबर है 26 है। तो इसका कारण क्या है, जो इसका ऑर्बिट होता है ये इसमें अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से फिल हो रहा है। देखिए, पहले के अंदर 1, 2, फिर 8, और फिर जो ये नेक्स्ट शेल है इसके अंदर ये देखिए इस तरीके से फिल होता है। तो आप जो है इसको यहां से रीड कर लो एक्सप्लेनेशन कि सिंस द हाफ फिल्ड ऑर्बिट्स आर मोर स्टेबल, it loses 1 more electron to form d orbital and has 3+ valency। देखो, ओके, कट दैट एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो ये जो सवाल है इसका जवाब है आयरन। और आयरन जो है, आयरन एक किस तरीके का एलिमेंट है। ओके, कट द एक्सप्लेनेशन पार्ट, आई एम गिविंग द एक्सप्लेनेशन अगेन। तो अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट में देखते हैं तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर आएगा ऑप्शन डी, विच इज आयरन। तो आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो मल्टीपल वैलेंसी शो करता है, +2 की वैलेंसी भी शो कर सकता है, +3 की वैलेंसी भी शो कर सकता है। +2 की वैलेंसी शो करता है तो उसे हम फेरस बोलते हैं, +3 की वैलेंसी शो करता है तो उसे हम फेरिक बोलते हैं। +2 वाली वैलेंसी है वो नॉन मैग्नेटिक होता है, और +3 वाली वैलेंसी वाला मैग्नेटिक होता है आयरन, राइट।
क्यों ऐसा होता है ये आप इसमें से रीड कर लीजिए, थोड़ा सा केमिस्ट्री का एक एडवांस कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व है, राइट। इस तरीके से इसकी फिलिंग होती है अलग अलग ऑर्बिट्स में। 10वां सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, व्हाट इज एंटीबैक्टीरियल एंजाइम फाउंड इन टीयर्स। हमारे जो आंसू होते हैं, आंखों में से जो निकलते हैं पानी, उसके अंदर कौन सा इसके अंदर से एंटीबैक्टीरियल एंजाइम मिलता है। अमाइलेज मिलता है, लाइपेज मिलता है, ट्रिप्सिन मिलता है या लाइसोजाइम मिलता है। ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। लाइसोजाइम है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है या अमाइलेज है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप याद करके बताइए, हमने इसको पढ़ा भी था। लाइसोएंजाइम जो होगा अमाइलेज होगा या लाइपेज होगा। तो अमाइलेज आपको कहाँ पे मिलता है, तो अमाइलेज हमको सलाइवा में मिलता है, सलाइवरी अमाइलेज। लाइपेज कहाँ पे मिलता है, ये हमको कहीं कहाँ मिलेगा, इंटेस्टाइन में मिलेगा। ट्रिप्सिन जो होगा हमको इंटेस्टाइन में मिलेगा, स्टमक में मिलेगा। लाइसोएंजाइम जो होता है ये हमको मिलता है टीयर्स में हमारे प्रेजेंट होता है। ये एंटीबैक्टीरियल है। एंटीबैक्टीरियल मतलब आंख में छोटा मोटा इंफेक्शन होगा तो उसको ये मार डालेगा। ह्यूमन टीयर्स में होता है एंड टू किल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये लाइसोजाइम जो है ये एक स्पेशल एंजाइम है जो टीयर्स में होगा, सलाइवा में होगा, स्वेट में होगा और हमारे दूसरे बॉडी फ्लूइड्स में भी होता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारी आंखों में ही है, लाइसोजाइम जो है हमारे बॉडी के दूसरे फ्लूइड्स में भी प्रेजेंट है। तो हमारी म्यूकोजल लाइनिंग है नेजल कैविटी की, उसमें भी लाइसोजाइम प्रेजेंट है। ये क्या करता है, इट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया दैट अटेम्प्ट टू एंटर अवर बॉडी। अमाइलेज कहाँ पे मिल रहा है, स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम है दैट कैटालाइज एंड हाइड्रोलाइज द इंटरनल अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। ये हमारे को कहाँ मिल रहा है, सलाइवरी अमाइलेज मिल रहा है हमारे को सलाइवा में। लाइपेज जो है एंजाइम हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन करता है फैट को, ये हमारे को इंटेस्टाइन में मिल रहा है। ट्रिप्सिन जो है वो हमारे को डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है, ये भी हमको स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल रहा है। तो ये सारे एंजाइम थे जो हमें अलग अलग जगह पर मिल रहे हैं। सो दिस वाज द सेट नंबर 22। आई होप आपको ये सवाल सॉल्व करके मजा आया होगा और आपकी बहुत सारी लर्निंग हुई होगी। आपको ये भी समझ में आया होगा कि अलग अलग एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। वो एग्जाम में वो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इतने मुश्किल नहीं है अगर आप उनको सही से अप्रोच कर पाते हैं तो यही मेरा इस सीरीज को लेने का मेरा पर्पस वही है कि आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा कि आपको किसी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ते वक्त आपको कोरिलेशन करना बहुत जरूरी है, पहली चीज। और हर एक चीज के लिए निमोनिक्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप उसके कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आप उसको सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।